नमस्कार, जोहार और भी हैं राहें में। मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारे जो मेहमान होते हैं वो उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इसलिए हम आपको उस सब्जेक्ट या कोर्स के बारे में बिल्कुल विस्तारित जानकारी दे पाते हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स में करियर की संभावनाएं और हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर शशि भूषण सिंह जी, जो कि बायोस्टैट्स के एडिशनल प्रोफेसर हैं रिम्स में। अब चलिए चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार और आभार भी, बिकॉज आपने इस प्रोग्राम में इतने अच्छे विषयों के बारे में हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें बुलाया। जी सर, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें कि बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, इन सब पर तो हम चर्चा करेंगे ही। इसके अलावा हम क्या क्या पीएचडी या फिर ग्रेजुएशन, हर तरीके के जो भी स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, इन सब पर भी डिस्कशन करेंगे। पर उससे पहले हम इस विषय के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है सर, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ये विषय क्या है? हाँ, मैं इसकी आपको मूल रूप से बताऊं। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं जी, ये वर्ड आया है स्टेट से। स्टेट STAT है ना, TE, राइट? जो हाँ, स्टेट वर्ड से ही स्टैटिस्टिक्स। तो ये 17वीं सेंचुरी के अराउंड में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इस वर्ड को यूज़ करना शुरू किए। वो वर्ड यूज़ करना रहता है जैसे पॉपुलेशन हमारे देश का कितना है या हमारे एरियाज़ का कितना है जी। तो ये कितने चीज़ों को, नंबर को एक दिखाने के लिए इन्होंने स्टैटिस्टिक्स वर्ड को यूज़ करना स्टार्ट किया जी। तो ये उस समय स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं आपको आज के डेट पे यदि हम इसको लेके आए कि आज इसकी महत्व क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ग्लोबल कहीं भी किसी भी फील्ड में यदि शोध कार्य किए जा रहे हैं, रिसर्च होना है, तो उनको उस रिसर्च के समझने के लिए, उसके लैंग्वेज को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट होना उस बच्चों में या उस शोधकर्ता में, चाहे वो स्कॉलर हो, चाहे वो पीएचडी का स्कॉलर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का, चाहे वो मेडिकल साइंस का भी बच्चा है, यदि उसको रिसर्च करना है तो स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक को सीखना पड़ता है जी। सर, जिन बच्चों ने 12वीं का एग्ज़ाम दे दिया है, आगे चल कर के उनको स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है और आगे चल कर के वो पढ़ना चाहते हैं इसको, तो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें कि वो एडमिशन ले सकते हैं और स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हैं? एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊं कि 10+2 में जो बच्चे यदि अपनी कैरियर को स्टैटिस्टिक्स के लाइन में लाना चाहते तो उनको पहले अपने अंदर एक एनालिटिकल जो लॉजिकल अप्रोच है वो उनकी आईक्यू तो अच्छी होती है, बिकॉज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो साइंस पढ़ रहे हैं तो आईक्यू अच्छी होती है। तो उनको एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको चीज़ों को समझने में आसानी होती है। और जो बच्चे 10+2 किए हैं उनको ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, चूँकि अब बहुत सारी चीज़ ऐसी हो गई है कि इंटर डिपार्टमेंटल एलाइड सब्जेक्ट रखने का भी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं पहले मेन स्ट्रीम की बात करता हूँ कि कोई आदमी बीएससी स्टैटिस्टिक्स करना चाहता है, तो यदि 10+2 में वो, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो जी, यदि वो उसने मैथमेटिक्स किसी भी पॉइंट्स पे रखा है तो वो एलिजिबल होता है ग्रेजुएशन में। आपको स्टैटिस्टिक्स से उसने ग्रेजुएशन कर सकता है है ना। तो ये फ़ायदा है। दूसरा है कि यदि ग्रेजुएशन वो कर लिया तो वो एक एलिजिबल हो जाता है कि एक प्रोफेशनल की तरफ उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं बताऊं, स्टैटिस्टिशियन एक बहुत कॉमन वर्ड होता है जिसको आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है, और ये बड़े अच्छे कंपनी भी आज के डेट में हायर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के निकलते हैं उनको एनालिटिकल एप्लीकेशन, मॉडल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें वो सीख जाते हैं जी। और इनके सीखने से, जैसे मैं बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनी भी जैसे TCS है, वो भी आज के डेट में स्टैटिस्टिक्स से पूल करते बच्चों को लेते। इवन आपको एसेंचर है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो खास के मल्टीनेशनल कंपनी हैं, क्योंकि उनका जो काम है डेटा एनालिस्ट का भी काम है, उनके पास जो काम है फार्मास्यूटिकल कंपनी को
रिसर्च के में भी आना पड़ता है, तो उनको भी स्टैटिस्टिशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बच्चे जितने जल्दी एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप कर लेंगे, उनके लिए ये फील्ड उतना ही सुनहरा हो जाता है। जी, तो अगर हम कोर्सेज की बात करें तो एक तो हमारा ग्रेजुएशन है ही कि स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन कर लिया तो उसमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा आप खुद बायोस्टैट्स के प्रोफेसर हैं, तो एक बायोस्टैट्स भी है ऑप्शन कि ये भी पढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद जब आप मास्टर की ओर बढ़ते हो, चूँकि हमें कैरियर को और आगे लेके चलना है, तो हमें एमएससी या एमएससी स्टैटिस्टिक्स करनी होती है। तो हमारे इंडिया में आप कह सकते हैं कि या ग्रेजुएशन के लेवल पे मैं अभी आपको बताते ही चलूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे इनके बच्चे के डायरेक्ट एग्जामिनेशन होते हैं और इंट्रेंस होता है जिसके थ्रू एडमिशन होता है, जिसे आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के काफ़ी इंस्टीट्यूट है हमारे, लगभग 6 इंस्टीट्यूट है इंडिया। तो उसके इंट्रेंस होते हैं जो 10+2 के बच्चे निकल के उस ग्रेजुएशन के लिए अपना अपीयर हो सकते, तो परीक्षा दे के उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ने के क्रम में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। जब तक आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जब आप पहुंचते हो, तो आपको जो दुनिया लगती है ना कि ये चीज़ें, अरे ये सब्जेक्ट तो केवल बार ग्राफ और पाई चार्ट और इस तरह की चीज़ों पे ही हमारा फोकस था, आज दुनिया स्टैटिस्टिक्स से भी भरा पड़ा है। बिकॉज जीवन की शुरुआत ही आपके डेटा से होती है। आपने कितने बजे उठना है, यदि हम इसको बहुत जनरल भाषा में समझें तो स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेंस मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप हमेशा नंबर में ही बात करते हो। आप कितने बजे ऑफिस जाना है, कितने बजे आपको स्कूल जाना है, कितने बजे कॉलेज जाना है, कितने बजे बस आएगी बच्चों को पिक करना, मतलब मेरा कहने का मतलब हर चीज़ लेवल पे हम लोग नंबर में ही बात करते हैं। तो नंबर की बात जब हमारे पास लाखों करोड़ों डेटा अवेलेबल होता है, चाहे आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को ही देख लो, हमारे पास डेली लगभग यदि हम पूरी बेड की ही बात कर ले तो 2000 पेशेंट की एडमिशन हमारे पास हमेशा अटेंडेंस के रूप में रहती है जी, है ना। अटेंडेंस है, जितने बेड है होते हैं आपके, उससे ज़्यादा ही पेशेंट होते, तो उनके रिकॉर्ड होते हैं, उनकी फिर एनालिसिस करनी होती है, फ्यूचर प्लानिंग करना होता है कि हमको आगे चल के इस डेटा से जी किस हर तरह चीज़ में मतलब स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन होता ही है। अगर सर हमने एक बार कोर्सेज की बात कर ली तो कॉलेजेस की बात करना लाजमी है। सर अगर हम बात करें कि कौन कौन से पूरे इंडिया में भी और अगर हमारे झारखंड राज्य की भी अलग से बात करें कि कौन कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप यदि स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन है तो आईएसआई इज़ द बेस्ट। इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स करते हैं, जिसपे पटना यूनिवर्सिटी का बहुत नाम रहा है शुरू से ही, काफ़ी दिनों से पटना यूनिवर्सिटी में भागलपुर यूनिवर्सिटी भी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई कराती है जी। ग्रेजुएशन एंड मास्टर दोनों कराती है। और आप कह सकते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अभी इन्होंने जो झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें भी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई स्टार्ट हुआ है सीयूजे में, तो बच्चे उसके भी एंट्रेंस दे के वहाँ पे भी एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में एडमिशन हो जाती है। तो और आईएसआई तो ब्रांड ही है, जो बच्चे आईएसआई में एडमिशन ले लेते हैं उनकी कैरियर तो खैर बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब एक आप उनको कह सकते हो कि वो एक ब्रांड बन जाते हैं, उनका नाम काफ़ी अच्छा हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे काम करने को मिलते हैं। इसके बाद यदि आप मास्टर के लेवल पे जा रहे हैं तो बीएचयू भी आपको एमएससी बायोस्टैटिस्टिक्स की कोर्स करवाती है जी। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने रिम्स में भी पीएचडी बायोस्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करा है। अच्छा। तो अभी हमारे पास कुछ स्कॉलर हैं जो हमारे अंडर में पीएचडी भी कर रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि काफ़ी जगह अब जैसे रांची यूनिवर्सिटी में कोई स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट नहीं होने के कारण यहाँ के बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जी। हम लोगों ने कई बार प्रयास भी किया है, बट वो अभी हो नहीं पाया रांची यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन सीयूजे ने स्टार्ट किया, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए प्रयास अच्छा रहा और शुरू भी हो गया है जी। सर अगर हम बात करें कि इन सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस का क्या प्रोसेस है, क्योंकि पहले तो सारे कॉलेजेस अपना इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेते थे, अब जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET आ गया है तो अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो उससे एफिलिएटेड हैं। तो जिन कॉलेजेस के बारे में सर आप बता रहे हैं, इनके एंट्रेंस का क्या प्रोसेस है, क्या ये खुद से लेते हैं या फिर CUET के थ्रू? नहीं, CUET के थ्रू ही लेना पड़ता है, बिकॉज
यदि आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो एक अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं लोग। रह गई यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने पटना यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन की बात करी, तो पटना यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो बच्चे वहाँ पे ग्रेजुएशन 10+2 करके आते हैं, है ना, तो उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन यदि वो ऑफर करते, बिकॉज आप जब 10+2 में रहते हो तो यदि हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बच्चे जो जाके करियर में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो हमारे टाइम में होता था, अब तो चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ एलाइड भी स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ने की इच्छा रखते हो तो आप रख सकते हो। ऐसी मतलब सिलेबस इस तरह से तैयार किया गया है जी। अगर सीयूईटी की बात करें सर, तो इसमें कितना कट ऑफ जाता है जिनमें बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और क्या क्या फॉर्मेट होता है, मतलब बच्चों को 12th में कितना परसेंटेज आना चाहिए और क्या क्या सब्जेक्ट्स रखना चाहिए कि आगे चल करके स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं? कट ऑफ अगर पहले पूछे कि कट ऑफ कितनी सच आती है कि इतने में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हो जाएगा? देखो क्या है कि एंट्रेंस जब होती है तो कट ऑफ उस हर साल का अलग अलग हो जाता है, बिकॉज वो क्या है ना, वो परसेंटाइल बेस्ड होता है कि आपके पास कितने सीट है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एडमिशन लेना होता है। लेकिन जो बच्चे, मैं आपको बताऊं, 10+2 यदि वो स्कूलिंग उनकी अच्छी हुई है और अच्छे CGPA के साथ वो पास हुए हैं, या आप उसको यदि परसेंटेज की बात करो तो 90+ जो परसेंटेज बच्चे लेके आते हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी एडमिशन हो जाती है। इवन इंडिया में मैं आपको बताऊं कुछ ऐसी भी कंपटीशन होती है, जैसे नेस्ट, आपने नाम सुना होगा जी, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी नेस्ट करके ये होती है, जिसमें कुछ स्पेस, जैसे आइसर, एक आइसर इंस्टीट्यूट है ना, आइसर, नाइसर, इस तरह के इंस्टीट्यूट में भी बच्चे जाते हैं जो लोग स्टैटिस्टिक्स को यदि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं जी। सर, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बात कर रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जितना नया है बच्चों के लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है। तो सर, अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ्स से रिलेटेड है, तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को लेना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के साथ में? क्योंकि अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा है कि आप किसी भी फील्ड के हों पर आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो आपको स्टैटिस्टिक्स के लिए लेने वाले बच्चों को अदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए? जैसे मैं बता रहा हूँ, यदि कोई बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का बहुत एप्लीकेशन है जी, है ना। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स के लाइन में जा रहे हैं उनको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने चाहिए, बिकॉज एक्चुअरियल साइंस होती है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पे आपको उसका मॉडल डेवलप करना पड़ता है, तो उसके लिए वो बेटर होते हैं। फिजिक्स के बच्चे जो होते हैं वो भी लॉजिकल होते हैं। मेरा फोकस क्या होता है कि जो बच्चे आपको जिसका लॉजिकल एप्लीकेशन बेहतर है, जैसे इवन आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में यदि बच्चे कोई जाते हैं तो उनका भी लॉजिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छा रहता है, तो स्टैटिस्टिक्स उनको बड़ी हेल्प करती है। तो यदि वो स्टैटिस्टिक्स शुरू से पढ़े रहते हैं तो सॉफ्टवेयर को सीखना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे आज के डेट में ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको सॉफ्टवेयर को सीखना भी आपको एक ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यदि स्टैटिस्टिक्स जानते हो तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर लोगे, नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग अलग से करनी पड़ती है जी। तो ट्रेनिंग तो हमेशा लाइफ में चलते रहती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग मान ली ऑलरेडी जॉब में है ना, ये तो बच्चे जो 10+2 करके आते हैं, ग्रेजुएशन करे, मास्टर करी, फिर PhD किया, फिर फैकल्टी बन सकते हैं, है ना, अच्छे जैसे ग्रेजुएशन करके वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपना प्लेसमेंट ले लेते हैं तो भी और अच्छी बात हो जाती है। तो ये कैरियर का एक पॉइंट है। लेकिन जो लोग स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई नहीं करी है लेकिन उनको स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना पड़ रहा है, अच्छा, तो ऐसे लिए इसके लिए इग्नू इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ कोर्स स्टार्ट करा जिसका PG डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, तो PG डिप्लोमा इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का 2 पार्ट उन्होंने डेवलप करा है, एक इंडस्ट्रियल पार्ट है, एक बायोस्टैटिस्टिक्स पार्ट जी। तो PGDST के नाम से वो हर 6 महीने पे एडमिशन होती है, 1 साल का वो कोर्स होता है। तो जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई नहीं करा
लेकिन जब वो हायर लेवल पे जाते हैं तो उनको अप्लाई करना पड़ता है, बिकॉज उसके मॉडल, उसके रिग्रेशन को समझना, उसके कोई प्रेडिक्शन ही करना है, कोई मॉडल ही डेवलप करना है, कोई रिस्क मैनेजमेंट ही सीखना है, तो उसके लिए उनको स्टैटिस्टिकल टेक्निक सीखनी पड़ती है। तो यदि आप उसके साथ इस कोर्स को भी कर लिया जाए, बिकॉज इग्नू एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग आपका यूनिवर्सिटी है, तो आप MBBS MD, चाहे आप इंडस्ट्री में मैनेजमेंट भी किए हुए, MBA भी किए हुए हैं, और आपको स्टैटिस्टिक्स की यदि सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी पढ़ने के लिए, तो आप ये कोर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, ये कोर्सेज़ तो आपने जो एजुकेशनल कोर्सेज़ थे, उसके अलावा जो वोकेशनल डिप्लोमा के बारे में भी आपने बता दिया। तो अब अगर हम प्रोफेशनल ही बात करें कि स्टैटिस्टिक्स में अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करने के बाद क्या क्या जॉब मिल सकते हैं लोगों को? जैसे मान लीजिए एक्चुरियल साइंस में जा सकता है, डेटा एनालिस्ट हो सकता है ना, स्टैटिस्टिशियन जो मैं बोल रहा था वो हो सकता है। फिर आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज का ज़माना है, जिस पे हम लोग आज के डेट में हर चीज़ मशीन लर्निंग पे जाना चाह रहे हैं कि मशीन लर्न करेगा, है ना। तो उस साइंस को समझने के लिए स्टैटिस्टिकल जो लॉजिकल ब्रेन है उस बंदे का, उसका अप्लाई किया जाए तो बहुत जल्दी उस बात को ग्रैस्प कर जाता है। तो उस एरिया में भी इनकी प्लेसमेंट हो सकती है ना। तो मशीन लर्निंग जहाँ पे भी मशीन लर्निंग का जहाँ पे भी एप्लीकेशन है, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के जो बच्चे हैं वो उनके लिए वो कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। जी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं सर जिनको कि फॉरेन में पढ़ने का बहुत शौक होता है। अगर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को लेकर के बच्चे फॉरेन में जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है? फॉरेन में आप जो यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, वो उसकी एंट्रेंस आप दीजिए, आपको क्वालिफाई कर देंगे, आपको बुला लेंगे। जी। और सर अगर मान लीजिए कि हमने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई इंडिया से ही की है पर जॉब बाहर जा कर के करना है, तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस है? वो आप उस कंपनी के, जैसे मेरे को भी आप यदि कहें तो एक अमेरिका की कंपनी, जब मैं मास्टर डिग्री किया था तो मैंने उसके लिए अप्लाई भी किया था और मेरी सिलेक्शन भी करीब 3 इंटरव्यू उसके हुए थे, जिसपे मैंने 3 इंटरव्यू क्रॉस कर गए थे जी। लेकिन समहाउ फैमिली और था जिसके कारण मैं नहीं गया। खैर वो नहीं जाना कोई ये नहीं था कि उससे मेरे को अफसोस है, क्योंकि कैरियर अपने लाइट पे, अपने रास्ते पे चलते रही जी। और अच्छे ही कैरियर बनी। लेकिन मैं जो आपका प्रश्न था कि लोग बाहर जाके कर सकते हैं, तो ये ओपन है, ग्लोबल मार्केट अवेलेबल है। आप कहीं पे भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको क्या होता है, जैसे मान लो वैक्सीन होती है, वैक्सीन अभी जैसे कोविड के टाइम में या नई वैक्सीन आती है या दवा ही नहीं आती है, तो उस दवा के ट्रायल करने के लिए वो एक क्लिनिकल आपको ट्रायल करना पड़ता है ना, जिसको रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं, एक नया नाम है, RCT के नाम से लोग जानते हैं उसको। कि उसमें पेशेंट या वॉलेंटियर का जो सिलेक्शन होता है वो रेंडमाइज की जाती है, उसके एक डिज़ाइन होता है, प्लानिंग की जाती है कि कैसे करना है। तो ये RCT जब फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई डॉजियर तैयार करता है, मतलब एक प्रपोजल तैयार करती है, तो उसमें बिगिनिंग स्टेज से ही स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। उसमें आपको मैं बताऊं कि कैसे सैम्पलिंग करना है, तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स चाहिए, कितना सैंपल साइज लेना है आपको, है ना, किस पॉइंट पे आपको इंट्रीम एनालिसिस करनी है, ये सारे डिसाइड पहले हो जाते हैं स्टडी के करने से पहले। तो हर स्टेज पे स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन हो जाता है। सर किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं ना, तो एक तो अपॉर्चुनिटी टीचिंग लाइन में हमेशा ही रहता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो डाटा एनालिसिस हो गया, फार्मास्यूटिकल्स में हो गया, मेडिसिन में हो गया, इन सब के अलावा एक टीचिंग लाइन में भी है। अगर मान लीजिए टीचिंग लाइन में किसी को करियर बनाना है स्टैटिस्टिक्स लेकर के, तो अगर स्कूल टीचर भी बनना है या फिर प्रोफेसर भी बनना है, तो सर उन दोनों के लिए क्या प्रोसेस है? उसके लिए प्रोसेस सिंपल है। आप यदि आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं बताऊं, आप यदि मास्टर कर लिए स्टैटिस्टिक्स में, उसके बाद फिर आपको PhD, बिकॉज फैकल्टी बननी है किसी भी यूनिवर्सिटी के लेवल पे या किसी भी अच्छे कॉलेज के लेवल पे भी, तो आपको PhD करनी पड़ती है जी।
तो पीएचडी स्टैटिस्टिक्स पे आप कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, जैसे हमने आपको बताया भी कि रिम्स में भी पीएचडी बाय स्टैटिस्टिक्स हमने कोर्स स्टार्ट किया है, क्योंकि और सब सारे सब्जेक्ट के साथ पीएचडी बाय स्टैटिस्टिक्स भी होती है। जैसे बीएचयू में भी होती है ना, बहुत सारे बाय, जैसे आईआईपीएस एक इंस्टीट्यूट है अब मुंबई में, है ना, वो भी डेमोग्राफी में काफ़ी काम करती है। जितने भी सर्वे होते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम में, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, नेशनल हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जी, है ना, उसके फिजिक्स चलते हैं, वो सारे पॉलिसी, उसकी जो प्लानिंग है वो आईआईपीएस मुंबई के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो वहाँ से भी कोर्स की जाती है, मास्टर भी होता है वहाँ से, और फिर आप वहाँ से पीएचडी भी कर सकते हैं। फैकल्टी, जहाँ तक टीचर होने की बात है, तो टीचर का जो ये है, जो टीचर, आप यदि टीचर को ऐसा बोल रहे हैं कि स्कूल टीचर के लिए, तो जो स्कूल के टीचर के प्रावधान है उसी के तहत आपके इसके टीचर बनते हैं। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि 10+2 में स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स का पार्ट होता है, अलग सब्जेक्ट नहीं, हाँ, अलग से सब्जेक्ट होता नहीं है। तो मैथमेटिक्स के जो टीचर होते हैं वही स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं। तो लेकिन वो एलिजिबल होते हैं दोनों के, स्टैटिस्टिक्स का कोई भी मास्टर डिग्री किए हुए है तो एज गुड एज वो एलिजिबल है फॉर मैथमेटिक्स के टीचर के लिए। तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी उनके लिए अवेलेबल होती है। जी। अगर सर बात करें कि जो कॉलेजेस में काफ़ी सारे स्कॉलरशिप के प्रोविजंस होते हैं, क्योंकि हर बच्चे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेम नहीं होती है, तो स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या प्रोविजंस होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, जिनके भी आपने नाम लिए, अगर किसी को स्कॉलरशिप के थ्रू अगर थोड़ा सा रेमेडी चाहिए? जैसे मेरे यहाँ, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, या एम्स दिल्ली में भी ये होती है स्टैटिस्टिक्स, पीएचडी कराते हैं लोग। इवन एम्स दिल्ली में तो बायो स्टैटिस्टिक्स की डिपार्टमेंट भी है जी। यदि आप एम्स दिल्ली की बात करें, जितने भी वहाँ पे बायोस्टैटिक्स में पीएचडी जो होती है, उसमें जो फुल टाइम पीएचडी लोग करते हैं जी। पीएचडी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ लोग पार्ट टाइम भी करते हैं, कुछ फुल टाइम भी करते हैं। तो फुल टाइम वाले को हमारे यहाँ भी अराउंड 30 to 35,000 रुपीज़ पर मंथ उनको स्टाइपेंड के रूप में दी जाती है कि वो पीएचडी के क्रम में, बिकॉज उनको फुल टाइम है, वो कहीं जॉब नहीं कर रहे, तो उनको स्टाइपेंड के रूप में हम लोग 30 से 35 हज़ार के रूप में उनको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है। अगर सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थोड़ी सी अगर बात कर लें, उसमें सर मल्टीपल एग्जिट गेटवेज होते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा अगर हम प्रकाश डालें, उसको क्लैरिफाई कर दें कि अगर 2 साल का अगर आप कोर्स करते हैं तो शायद डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में ग्रेजुएशन, और जी, तो उस पर को अगर पॉलिसी एक्चुअली जो यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्ट फैकल्टी होते हैं, जो ग्रेजुएशन वगैरह कराते हैं, उनको तो ये चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि मैं अभी रांची यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर कॉलेज वगैरह में जो, हाँ, यहाँ भी बीएससी होती है, आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे एक कॉलेज है सेंट जेवियर कॉलेज। हाँ, सेंट जेवियर, जी सर। तो सेंट जेवियर कॉलेज भी ग्रेजुएशन की डिग्री कराती है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में उनकी ग्रेजुएशन होती है। तो उसका बोर्ड ऑफ स्टडी की एक सिलेबस की मीटिंग होती है, उस पर काफ़ी चर्चाएँ इन चीज़ों पे होती है। तो जो आप कह सकते हो कि जो बच्चे किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं, है ना, जैसे आपने बोला कि यदि 2 साल कंप्लीट हो गया, उसका ऑलरेडी गाइडलाइन बना हुआ है कि जो लड़के 2 साल कंप्लीट करेंगे, 1 साल कंप्लीट करेंगे तो उनको क्या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल करेंगे तो क्या सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जब कंप्लीट करेंगे तो फिर उनको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। इस तरह का पूरा पॉलिसी, ये बहुत अच्छा पॉलिसी है। बिकॉज किसी भी बच्चे को किसी पॉइंट पे यदि उसको, मान लो पहले क्या था कि यदि आप 1 साल पढ़ के छोड़ दिए तो आपके पास कोई डिग्री नहीं जी। तो ये एक बहुत अच्छा पॉलिसी है कि मान ली 1 साल नहीं पढ़ाई करा, उसको कहीं और जॉब लग गई या कोई और चीज़ें पढ़ने की इच्छा हो गई, तो कम से कम वो 1 साल का उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया। 2 साल कोर्स किया, लेकिन उसको यदि आप वो पूरी लेंथ कोर्स का 3 साल का है, 2 साल भी पढ़ लिए तो आपको कोई सर्टिफिकेट। तो ये एक अच्छी पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें ये प्रावधान किया गया। ये बहुत अच्छे बच्चे के कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। सर, अगर बच्चों की क्वालिटीज़ की बात करें, जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उन बच्चों में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं जो हम कह सकते हैं कि जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनसे वो डिफ़र करेंगे? हाँ, स्टैटिस्टिक्स में जो लोग इंजॉय करते हैं, मैं बता रहा हूँ, डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे
जो देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे ना बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस तरह के चीज़ें बनाने में उनको बड़ा इंटरेस्ट लगता है जी। दे एंजॉय, राइट। वो उनको लगता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा काम है, लंबे बार दिखाई दे रहे, हिस्टोग्राम बन गया, डिफरेंट कलर दिखाई दे रहे, तो उसमें उसको एंजॉय लगता है। तो वो क्या होता है कि उसकी इंटरेस्ट जग जाती है। यदि आप 10+ उस लेवल की बात करें, जो बचपन में जब स्टार्ट होता है तो कोई सब्जेक्ट आपको यदि इंटरेस्ट लेना है तो उसको एक मतलब कह सकते हो कि उसकी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो इंटरेस्ट तब जगती है जब आपको उसको करने से खुशी मिलती है जी। तो ये चीज़ें उस पर हो जाती। तो जिनको एनालिटिकल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लॉजिकल, जिसका फिलोसफिकल ब्रेन हो जाता है, मतलब जिसको सोचने की क्षमता जो है ना, लॉजिकल उसको फाइंडिंग करने का एक तरीका सीख जाए, सिंथेसिस करना सीख जाए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो ये भी इसका पार्ट होगा। तो इस तरह का यदि लॉजिकल ब्रेन वो डेवलप कर लेता है तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स का बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है। जी। आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सर, उनमें कुछ बच्चे होंगे जिनकी अभी करियर की शुरुआत हो रही होगी, 12th के बाद शायद वो सोच रहे होंगे कि आगे चल कर के किस फील्ड में करियर बनाना है, और अगर वो सोचते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में ही बनाना है, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे आज? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं श्रोताओं को, जो हमारे बच्चे हैं जो अपने जीवन में स्टैटिस्टिक्स को कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मैं बताऊँ आज का समय स्टैटिस्टिक्स का समय है। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी रिसर्च हो, कहीं भी होगी, आप यदि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट बने हो तो आपकी भागीदारी वहाँ सुनिश्चित ही है। आपकी हमेशा मांग बनते रहेगी। आप जब तक उसमें आपके द्वारा किए गए, उनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन आपके द्वारा किया जाएगा। जब तक आप उसको स्टैम्प नहीं करोगे, जब तक आपने उस पर उसकी सही मूल्यांकन नहीं करोगे, तब तक वो कंप्लीट कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा। इसलिए ये जो अभी का स्टैटिस्टिक्स का जो दौर है, मैं कह सकता हूँ इसको, क्योंकि जो मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ, स्टैटिस्टिक्स के जो फादर थे, खास के इंडियन फादर। सर, अब हम अपने प्रोग्राम के एंड पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, और इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत विस्तार में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसी तरीके से हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। जैसे आज हमने स्टैटिस्टिक्स पर बात की, और ना ही सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में कॉलेजेस में एंट्रेंस से लेकर के PhD, मास्टर्स, रिसर्च, यहाँ तक कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ पर आज हमने चर्चा की है। और इसी तरीके से हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के हम आते रहते हैं हमारे कार्यक्रम में अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ। और हमारा आज का जो एपिसोड है, अगर वो आप देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप दूरदर्शन के किसी भी कार्यक्रम को वहाँ पर देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको और भी राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।